नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, 10वीं का ये पाठ है रीढ़ की हड्डी, और ये एक बहुत सुंदर एकांकी है। इस एकांकी को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने। तो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने नारी शिक्षा को महत्व देते हुए ये एकांकी लिखी है। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष रूप में हम एकांकी तो देखने वाले हैं। उससे पहले हम इस रीढ़ की हड्डी एकांकी में जो पात्र है उसका परिचय करा लेते हैं। ठीक है, तो पात्र इस प्रकार है। उमा जो है ये सुशिक्षित युवती है। राम स्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा जो है ये उमा की माँ है। और शंकर जो है ये युवक है। गोपाल प्रसाद जो है ये शंकर के पिता है। और राम स्वरूप का नौकर जो है उसका नाम है रतन। ठीक है, तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में ये एकांकी। नाम है रीढ़ की हड्डी। देखो, छोटा सा कमरा है और अंदर के दरवाजे से जो महाशय आ रहे हैं है ना, वो अधेड़ उम्र के हैं। और जैसे एक तख्त को उन्होंने पकड़ा है और दूसरे सिरे को उनका नौकर जो है जिसका नाम रतन है इसने वो पकड़ा है, और दोनों आ रहे हैं। आते आते राम स्वरूप कह रहा है, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्तों को उधर मोड़ दे, उधर। तब उनका नौकर जो है वो जरा मुश्किल है, वो बोलता है, बिछा दे साहब। और क्या करेगा, परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दू साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? रतन जो है ये जरा अलग किस्म का है। तो रामस्वरूप उसे कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से जो हारमोनियम है उठा के ला जा, और सितार भी, जा जा जल्दी जा। जैसे रतन जाता है तो पत्नी जो है प्रेमा वो क्या करती है, इन्हें एक सहायता करती है और बोलती है, वो कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। क्या क्या हुआ? तो मैंने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ, देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, है ना, जरा अच्छे तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में भी तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तब उनका नौकर जो है रतन वो क्या करता है, धीमी आवाज में कह देता है कि बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप जैसे ही दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और फिर मेहमानों की तरफ बोलते हैं, आइए आइए, हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंकरा कर बोलते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जो शंकर है ये लड़की को देखने के लिए आया हुआ लड़का है, युवक है। वो कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल दो साल। साल दो साल? जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम प्रसाद बिजनेस की बात ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, बिजनेस? और बाद में उन्हें समझ में आता, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकल्लुफ कर रहे हैं? तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए। उतने में वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठे हो?
ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। उतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लाते हैं और उनके सामने रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं, चाय प्याले में डालते हुए कहते आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार तो चाहे 100 कर ले, पर अगर आमदनी करनी है, पैसा कमाना है, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे, मतलब देने वाले चुपचाप देंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता ही न था। लीजिए। तो रामस्वरूप, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा तो मिल ही गया होगा, है ना? मतलब आपका जो लड़की का जन्म पत्र है वो तो मिला ही होगा। जी, जायचे का मिलना तो मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिलाई पुलाई कर ले बस। अरे जरा पान भिजवा देना। रामस्वरूप मेज की एक तरफ सरका देता है। रामस्वरूप फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोलता है, अरे जरा पान भिजवा देना। उसी समय अंदर से उमा आती है और हाथ में ट्रे है। जैसे ट्रे वहां सामने टिपवाई पर रखती है और जैसे ही एक दूसरे की तरफ वो देखते हैं, तो नाक पर रखा हुआ सुनहरी चश्मा जब वो बाप बेटे देखते हैं तो चौंक कर उठ जाते हैं और एक साथ बोलते, चश्मा? रामस्वरूप, जी वो तो पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। ऐसी बात सुनकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं न कुछ? नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया था, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ठीक है, बैठो बेटी, वहां बैठ जाओ उस तख्त पर अपने बाजे के साथ। उमा बैठती है। चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? बीच में रामस्वरूप बोलते, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत। जी हाँ, बाजा वगैरह बजा लेती है, तो सुनाओ एक आध बाजा के साथ एक गीत। तो उमा बाजा लेती है, मतलब हारमोनियम लेती है और हारमोनियम पर एक बहुत ऐसा सुंदर सा गीत गाती है। तो बीच में रुक जाती है, उमा बाजा को रख देती है और जाने के लिए वो उठती है। जैसे वो जाने लगी तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी होगी? हाँ, वो तो। फिर रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी है ना, ये इसने ही बनाई है। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे में रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक ठीक ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप ही है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांकते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सबकाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। उतने में गोपाल प्रसाद सख्ती से बोलते हैं, रुखी आवाज से बोलते हैं, अरे भाई जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो,
आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को ही दिखलाता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक जाते हैं। उमा, उमा, ये क्या बोल रहे बेटी? इसी प्रकार उनका शायद स्वर है। तो उमा कहते, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब गोपाल प्रसाद ताव में आ गए, गुस्सित हो गए ये बातें सुनने के बाद। तो वो बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाया था? उतने में उमा बोलती है, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? बाबूजी चलिए। जब युवक ये सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहता है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हां, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों की हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखलाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा, उमा। रामस्वरूप को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने लाडली को, अपने बेटी को वो डांटते हैं, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। जी हां, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह जरा पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है और उतने में पर्दा गिर जाता है। देखो छात्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नारी शिक्षा को महत्व जो है इसे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे वकीलों जैसे बहुत से लोग होते हैं, खुद पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जो औरतें हैं या जो नारियां हैं उन्हें ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए। और इसी बात पर कड़ा प्रहार करते हुए लेखक ने हमारे सामने ये एकांकी लिखी है कि नारी शिक्षा को और आगे बढ़ाओ और आगे ले जाओ, और नारी शिक्षा को महत्व देते हुए सभी का सम्मान भी करो। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है ये एकांकी आपको पसंद में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।